प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ प्रवेश देखिए, ये कहानी हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने बताया है कि जिस मनुष्य के हृदय में आत्महत्या, साहस, उदारता का वास होता है, यही सच्चा मनुष्य कहलाता है। इस कहानी में प्रेमचंद ने मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कभी भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो इस तरह से दीवान कौन होता है? राजा को जो प्रधानमंत्री होता है, राजा का जो मंत्री, जो बड़ा मंत्री होता है, वो दीवान होता है। ठीक है। तो देवगढ़ की रियासत के जो दीवान थे, कौन? सरदार सुजान सिंह क्या हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। तो अब वो क्या अब वो मतलब अब उनसे क्या होता है, इतना सारा जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती, इसलिए वो जाते, कहते हैं दीन बंधु, मतलब दास। कितने दास बनकर उन्होंने कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक सेवा कर ली। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, राजपाट नहीं संभाल पाएंगे। अब उनको इजाजत दी जाए, क्योंकि नेक नाम यानी अच्छे काम, महान पुरुष जो अच्छे काम करता है। मैंने जो भी अच्छे काम किया है मिट्टी में मिल जाएगी। यदि मैं बुढ़ापे पे अगर मैं किसी काम को सही से नहीं कर पाया तो मेरे सारा सारा जितनी भी मैंने की मेहनत सब पानी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मतलब वो कहते हैं कि मैं अब बहुत समझाया राजा ने कि नहीं, आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप जिससे जितना आपसे होता है करो। लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने एक शर्त रखी, इसने राजा ने कि रियासत के लिए एक नया दीवान ढूंढ कर लाओ। ठीक है, इस प्रकार फिर आगे वो कह देते हैं कि जाओ, फिर आप अपनी जगह कोई अच्छा सा दीवान ढूंढ कर लाओ। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन, किसमें? देश के जो उस समय उस रियासत के, जब ये रियासत थी उस समय देश के जो प्रसिद्ध समाचार पत्र थे उसमें यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक योग्य दीवान की जरूरत है। एक बहुत ज्यादा अच्छे योग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे। वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये विज्ञापन किसमें निकाला? समाचार पत्रों में। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों को रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। तो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस पद पर सुशोभित होंगे। तो इस प्रकार जो उम्मीदवार थे, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, और इस तरह से उन्होंने क्या, हस्तपुष्ट होना चाहिए। वो अपने कर्तव्य के प्रति उनका क्या होगा, अच्छे विचार होना चाहिए, जो नया दीवान बनेगा। ठीक है, फिर वो इस परीक्षा में खरे उतरेंगे तो उनकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, नया दीवान बनाने के लिए। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क यानी उस समय मुल्क यानी उस देश के सभी लोगों में क्या मचा दी? हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगी मनुष्य दिखाई देने लगे, है ना। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई चेन्नई यानी मद्रास में, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों, है ना, मौलवी जो होते हैं, पंडित मौलवी सब आ गए। मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार की अंग रखे और कान टोप देवगढ़ में अपना सच दच दिखाने लगे। तो सच दच के खूब अच्छे से रंगीन चोबे, अच्छे से कपड़े, अच्छे सा उनका पोशाक अच्छे से पहनकर सच दच के दिखाने। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सबसे ज्यादा कौन थे वहां पे? जो ग्रेजुएट थे उन लोगों में, है ना। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। मतलब इतने महान लोग जो अपने अपने अनुभव लेकर आ रहे थे, इनका बहुत अच्छे से, महान पुरुष है ना, महानुभावों का अर्थ होता है महान पुरुष, जिन्होंने बहुत ज्यादा सीखा समझा, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने परीक्षा, अपनी शिक्षा के प्रति बहुत महान महान अनुभव वाले महान पुरुष आए, है ना।
उनका सब किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनका आदर किया गया, है ना। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे, ठीक है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, ठीक है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। तो वो जो बूढ़ा जौहरी था, जौहरी यानी कौन, जो रत्नों की परख जानता है, रत्न सोना चांदी और हीरे मोती, जो रत्नों की परख जानता है, जो बेचता और खरीदता है उसे जौहरी कहता है। जौहरी जो है आड़ में बैठा हुआ देख रहा है कि इन बगुलों में हंस कौन है, मतलब कौन वो है जो इस दीवान का पद धारण कर सकता है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, है ना। तो जितने भी उनमें उन लोगों में हॉकी के खेल जिनको आता है उन लोगों को क्या हुआ, हॉकी खेलने का प्रस्ताव रखा गया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, ठीक है। इसमें रियासत देवगढ़ में पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। दौड़ कूद के खेल जो होते थे वो बच्चों के खेल समझे जाते थे। जो पढ़े लिखे खेल होते ना वो क्या शतरंज ताश ऐसे खेल खेलते थे, बाकी दौड़ कूद के खेल ये बच्चों के खेल समझते थे, ठीक है। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धागे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही कि लोग पसीने से तर हो गए, खून गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, मतलब वो ऐसे हो गए बेजान, है ना। लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था इस मैदान में जरा दूर हटकर, है ना। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। क्या था? नाला, ठीक। उस पर कोई पुल ना था। पथियों को नाले में से चलकर पार करना पड़ता था। जो पथ यानी जो राहगीर थे, रास्ते में जो आना जाना होता तो वो नाला पार करके चलते थे। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर जाकर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती, मतलब वहां से गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मतलब देखता कि कोई आके मेरी मदद कर दे, इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था, बड़ी बड़ी समस्या परेशानी में वो फंसा हुआ था, मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घूमते घामते उधर से निकले। कौन? वही खिलाड़ी हॉकी लिए। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। वो सहमी हुई आंखों से देखता है कि हाँ कोई मेरी मदद कर दे, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी उनमें स्वार्थ था। मद था मगर उदारता और भाईचारा का नाम भी न था। क्या हुआ, वो जो खिलाड़ी वहां से गुजरे उन्होंने देखा, परंतु बंद आंखों से। उन बंद आंखों में क्या नहीं था, ना तो सहानुभूति उसको लेकर के हाँ वो परेशान है उसकी मदद करनी चाहिए। उनमें क्या था, स्वार्थ था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते। मद था मगर उदारता और भाईचारे के नाम नहीं था उनके अंदर। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। क्या था? दया और साहस। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। उसने देखा ये कैसे किसान की गाड़ी फंसी हुई है ना, छिटक गया, है ना।
फिर वो देखकर क्या हो गया, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। फिर उसको समझ में आ गया कि इसमें क्या, क्यों परेशान है ये किसान और इसके साथ क्या समस्या है। हॉकी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ, मतलब वो आदमी क्या था, अच्छा लंबा तगड़ा आदमी था। तो वो कहता, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरी मदद करो। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ। ठीक है, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर धकेला, है ना। युवक, जो वो जवान युवक था, उसने क्या, बहुत जोर से पहियों को धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वे घुटने तक जमीन में गड़ गए, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, है ना, सहारा मिला उसे खींचने में। पीछे से वो युवक धक्का दे रहा तो बैल क्या उसे खींच पाए। ठीक है, तो इस तरह से हिम्मत बन गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, मतलब नाले से बाहर निकल आई, ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात कहीं बैठना पड़ता। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करके मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी इतनी मदद की, आपका आभारी हूँ। इस तरह से वो इस प्रकार से उनको लेकर विचार अपने कहने लगा कि मत, वरना अगर आप नहीं आते तो मैं पूरी रात यहाँ पर बैठा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, मतलब फिर उसने क्या, मैंने आपकी मदद की, अब मुझे इनाम में क्या मिलेगा। तो उसने गंभीर भाव से देखा, बड़े ध्यान पूर्वक उसने क्या हुआ, गंभीरता से कहा कि नारायण चाहेंगे दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेश हुआ, कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। कौन, वही वही बूढ़ा जो दीवान था, वो दीवान के पास से हटने वाला था। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। लगता है किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, है ना, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी की पेट से सही मोती मिलता है। तो इस तरह से वो बूढ़ा किसान उसकी तरफ मुस्कुराकर बोला, और उस युवक को शक हो रहा था कि सरदार सुजान सिंह तो नहीं, अभी मेरी परीक्षा लेने आया हो। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से सुबह सुबह अपनी अपनी किस्मत फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए वहां पर सब प्रस्तुत थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, है ना, इंतजार करते करते लोगों का पहाड़, मतलब मुश्किल हो गया कि कब हम, उनको सब में उत्सुकता थी कि हम बनेंगे दीवान, हम बनेंगे। प्रत्येक चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे, है ना, किसी को आशा होती थी, किसी को निराशा। ठीक, नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो इस तरह से अभी नहीं मालूम कि नसीब किसका जागेगा और पता नहीं किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी कि कौन दीवान बनेगा। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शाम के समय राजा का दरबार अच्छे से सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य, ठीक है, धनाढ्य रईस और धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, है ना। शहर के सभी अमीर, रईस, धनाढ्य, राज कर्मचारी सब वहां पर दरबार में मौजूद थे। सबके दिल क्या थे, धड़क रहे थे कि पता नहीं कौन होगा दीवान, हम होंगे या नहीं। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हृदय से वह उदार हो। क्या हो, दूसरों का क्या करता, दूसरों की भलाई के लिए उसमें उसके दिल में दया हो, दूसरों का अच्छे से मदद करता हो। इस प्रकार का हमें ऐसा पुरुष चाहिए था। आत्मबल, वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत हो, किसी भी समस्या आ जाए तो वो भागे नहीं, उस विपत्ति का सामना करे, उस परेशानी का सामना करे, उस समस्या का हल करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है।
ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जान की नाथ सा दीवान पाने का बधाई देता हूँ। किसे? पंडित जान की नाथ के, किसको? वो व्यक्ति का नाम था पंडित जानकी नाथ था। उधर दीवान पाने की बधाई देता हूँ, क्योंकि ये वही युवक है जो उसने किसान की गाड़ी, बैलगाड़ी निकालने में मदद की थी नाले से। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। ठीक है, तो सत्कार था तो मतलब कुछ आंखों में, मगर उन आंखों में सत्कार था और कुछ आंखों में ईर्ष्या। बाकी लोग क्या हो गए, उससे कसने लगे कि देखो हम नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना ऐसी व्यक्ति की जरूरत है जिसके मन में क्या हो, हृदय, जिसके दिल में जिसके हृदय में दया हो और जो दूसरों के लिए उदारवादी हो, है ना। ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो कीर्तिमान, धनवान, पैसे वाले, है ना। इस तरह से हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हर एक व्यक्ति की मदद करने में तैयार हो, है ना, हिम्मत वाला, और उसके अंदर क्या हो, बलशाली हो अपने समस्याओं को दूर करने के लिए और इस राज्य की समस्याओं को दूर करने के लिए। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थित रखेगा। चित्त यानी उसके मन, है ना, मन मस्तिष्क को। वे चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो यानी कि वो खुद क्या धोखा खा सकता है, वो खुद का नुकसान कर सकता है, परंतु दूसरों के प्रति वो हमेशा दया और अपने धर्म से कभी नहीं हटेगा। इस तरह से बाकी लोग जो वहां पर आए हुए थे, पढ़े लिखे सब, उनको यह उत्तर दिया किसने? सरदार सुजान सिंह ने, कि आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। लेखक परिचय देखिए। युग दृष्टा प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इन्हें काफी संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ा। किसे? प्रेमचंद को। कई वर्षों तक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। बाद में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी और देश सेवा के कार्य में जुट गए। इनकी प्रमुख कृतियां गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन संग्राम, करबला, प्रेम वेदी, सोजे वतन, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी आदि है। ये तो हुआ जीवन परिचय इनका। चलिए शब्द अर्थ। नेक कामी का अर्थ है प्रसिद्धि। ठीक है। महानुभाव, महापुरुष, अनुभवशील जिसे अनुभव हो, जौहरी रत्नों को परखने या बेचने वाला, पारखी गुण दोष परखने वाला, है ना, रत्नों के गुण दोष। नीति कुशल, नीति में कुशल, चतुर। बेदम, अत्यंत दुर्बल, है ना। दीवान, राजा का मंत्री, वजीर, है ना। बैठना, घुसना, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, धनाढ़, धनवान, नसीब भाग्य। ठीक है, ये हो गए शब्द। इसको आप समझते हुए कंठस्थ करेंगे बच्चों। ठीक है। अगला आप, अब आपकी बारी। अभ्यास, ये मौखिक प्रश्न है, इनको पढ़ के आप स्वयं इनका उत्तर देंगे। लिखित आ जाइए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो देखिए, सुजान सिंह किस तरह के दीवान थे? किस तरह के बताइए? नीति कुशल, अनुभवी, दोनों। ठीक है। अगला देखिए, सैकड़ों आदमी भाग्य परखने वहां निकल पड़े। कौन? सैकड़ों आदमी कहाँ निकल पड़े? देवगढ़। ठीक है। नए पैठक वाले को कौन सा खेल खेलने को सूझा? किसे? हॉकी। कौन सा खेल? हॉकी। अगला देखिए, राजा साहब का दरबार कब सजाया गया? संध्या में। अगला, परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कितने दिन रुकना था? कितने दिन रुकना था? परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 महीने। बच्चों देखो, 1 महीने के लिए उनकी देखभाल उनकी की जाती, उस 1 महीने में उनकी परीक्षा ली जाती। तो ये 2 महीने ना होकर यहाँ पर 1 महीने का ऑप्शन नहीं, तो आप इसको एक कर लीजिए, 1 महीने की। ठीक है। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का। देश के प्रसिद्ध डैश में विज्ञापन निकाला। समाचार पत्रों में। समाचार पत्र में। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला डैश। सबसे विशेष संख्या किसकी? ग्रेजुएटों की। ठीक है। ग्रेजुएटों की।
ठीक है। डैश में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी, तो यानी रियासत देवगढ़। रियासत देवगढ़, ठीक है। अगला देखिए, मैदानों से जरा दूर हटकर एक नाला था। डैश चाहेंगे तो दीवानी आपको मिलेगी, यानी नारायण। ठीक, अगला देखिए बच्चों अभ्यास, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला देखिए, का दास ने श्रीमान की 50 वर्षों तक सेवा की। गलत, 40 वर्षों तक की थी। अगला, योग्य दीवान के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। गलत। ठीक है। ग देखिए, पंडितों और मौलवियों को भी अपने भाग्य की परीक्षा का अवसर मिला। सही। देखिए बच्चों, घ नाले पर एक पुल था, नहीं था। गलत। अगला, किसान कीचड़ में फंस गया था। सही। ठीक है, तो ये अभ्यास पूरा हुआ। अब ये है, पाठांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये देखो, पाठ का जो है आपका ये क्या है, एक पाठांश एक अनुच्छेद है, इस पाठ का एक पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़े और इन प्रश्नों के उत्तर इसके अंदर से ही आपको पढ़कर समझकर इन प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न पूछे गए, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से क्या कहा, दीवान के लिए कैसे उम्मीदवार की आवश्यकता थी, दीवान कौन बना, नाम बताइए, इस तरह से निम्नलिखित शब्दों के विलोम। तो इनमें कुछ शब्द है, उनके विलोम भी आपको लिखना है। क्या आवश्यक, अनावश्यक, प्रेम, तरह से प्रेम का उल्टा क्या होता है, वीर, कायर, है ना, तरह से दया, तरह से आप इसके विलोम शब्द लिखेंगे। बाकी आप, मैंने एक दो बता दिया, आप स्वयं इसको समझकर स्वयं करेंगे, इसको अच्छे से पढ़कर। अब ये है प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ें अच्छे से, पाठ के अनुसार इनके उत्तर दें। तो ये पाठ समाप्त हुआ, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।